डिजास्टर्स, कॉजेज, इम्पैक्ट्स एंड प्रिवेंशन मेजर्स। सेकेंड यूनिट का ये टॉपिक जो है वो जो रिमेनिंग अपना सिलेबस है उसको कवर करता है। यूनिट जो अपना सिलेबस आपने देखा होगा, मैं एक बार फिर आपको सिलेबस दिखाता हूँ। ये है सिलेबस अपना डिजास्टर। यूनिट फर्स्ट अपनी हो गई है, यूनिट सेकंड के फर्स्ट 3 टॉपिक्स अपने ऑलरेडी हो गए हैं। थर्ड लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, देयर अकरेंस, कॉजेज, इम्पैक्ट्स एंड प्रिवेंशन मेजर्स है। ठीक है, तो ये जो वाला टॉपिक है पूरा, ये आपका रिमेनिंग पूरा सिलेबस कवर कर रहा है। यूनिट थर्ड जो है नेचुरल डिजास्टर, जियोलॉजिकल, मैनमेड, सारा इसके अंदर ही आ जाएगा। तो इसको हम ओवरलैप करके आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। ठीक है, डिजास्टर डेफिनेशन ऑलरेडी हम बार बार देख चुके हैं। डिजास्टर एक ऐसा अनडिजायरेबल अकरेंस है, ठीक है, जो प्राकृतिक और अब गैर प्राकृतिक, मतलब मानव निर्मित या मैनमेड और नेचुरल, दो बोथ तरह के होते हैं, और जो वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, वो करते हैं। जैसे रिसेंटली अपन ने आपने इवेंट देखे होंगे, जैसे अभी ताउते जो साइक्लोन आया है, उसने लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन किया है केरला में, गोवा में, महाराष्ट्र में, और वो गुजरात के कोस्ट पे कल शाम को हिट कर गया है। ठीक है, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो डिजास्टर डेफिनेशन क्लियर होगी। डिजास्टर इज एन अनडिजायरेबल अकरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम फोर्सेज दैट आर लार्जली आउटसाइड ह्यूमन कंट्रोल। कि डिजास्टर वो इवेंट तभी डिजास्टर कहलाएगा जब मानव के जो प्रयास होंगे उसको कंट्रोल करने के लिए, या उसके जो असर जो है, उसके इम्पैक्ट्स जो हैं, ठीक है, उससे बचने के लिए उनके प्रयास नकारा हो जाएंगे, मतलब तब उनको हम उस पर्टिकुलर कंडीशन को, इवेंट को हम डिजास्टर की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, human control strikes quickly with little or no warning, which causes or threatens serious disruption of life and property, including death and injury to a large number of people, and requires therefore mobilization of efforts in excess of that which is normally provided by statutory emergency services। तो मतलब जो भी क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है डिजास्टर, ठीक है, वो उससे बचने के लिए या उससे से जो भी असर हो गया उस असर को कम करने के लिए लार्ज स्केल एफर्ट जो है वो गवर्नमेंट को या लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन और भी बहुत आपको मिल जाएंगी, और इसको भी आप देख सकते हैं। अब है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ अकरेंस, कि जितने भी डिजास्टर्स हैं उनका जनित होने के जो कारण है कि किस तरीके से वो क्रिएट होते हैं। ठीक है, उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो आपके सिलेबस में भी है। एक तो फर्स्ट है नेचुरल डिजास्टर एंड सेकंड है मैनमेड डिजास्टर। तो ये जो वर्ड है ये ऑलरेडी ये दर्शाता है कि जो प्राकृतिक वे में अपने आप जनित हुए हैं, अपने आप क्रिएट हुए हैं, वो नेचुरल डिजास्टर्स हैं। और किसी के जनित होने में, किसी के क्रिएट होने में, अकर होने में मानव का कहीं ना कोई हाथ होता है, उससे उसको हम मैनमेड डिजास्टर्स कहते हैं। ठीक है, देन नेचुरल डिजास्टर आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर एंड जियोलॉजिकल डिजास्टर। ठीक है, ये कई बार क्या था, ये जैसे हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर है, ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है एग्जाम में कि साहब क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे डिजास्टर जो, हालांकि मैं ऑलरेडी आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज भी सेंड कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट हम पढ़ चुके हैं, जो नॉर्मली एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर, अब इसमें जो नाम है ये आपको एक्सप्लेन कर देगा। जैसे हाइड्रो है तो ऐसा डिजास्टर जिसके अंदर वाटर की उपस्थिति हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, जो हाइड्रो वर्ड आ गया कि भाई वाटर की उपस्थिति उस पर्टिकुलर डिजास्टर में होगा। ठीक है, उसके जो डिजास्टर का जो कह सकते हैं कंटेंट जो होगा वो पानी होगा। दूसरा है मेटीरियोलॉजिकल, तो ऐसा कोई डिजास्टर जो क्लाइमेटिक फैक्टर से जनित होगा। ठीक है, जैसे मेट्रोलॉजी क्या होती है, एक ब्रांच ऑफ साइंस होती है जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं उनको स्टडी करती है। ठीक है, तो ऐसे डिजास्टर जिनमें पानी और
उनका जो जनित या जो कॉज होने का कारण है वो आपके क्लाइमेट है। ऐसे डिजास्टर्स को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से डिजास्टर्स हैं, जैसे फ्लड्स है। ठीक है, अब ये जनित कैसे हुए कि क्लाउड्स फॉर्मेशन हुआ, हैवी रेनफॉल हो गई, और उसके कारण क्या है कि लो लाइंग एरियाज में है ना पानी इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो ये फ्लड्स आपका इसका एक हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर है। दूसरा है फ्लैश फ्लड्स हैं। ठीक है, एकदम से फ्लड्स आ जाना। रिसेंटली इसके बहुत से कारण होंगे, अपन आगे इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, देन क्लाउड बर्स्ट है। अभी उत्तराखंड के अंदर क्लाउड बर्स्ट कंडीशन आई। फ्लैश फ्लड भी चमोली के अंदर एक ग्लेशियर के टूटने के विखंडन के कारण में फ्लैश फ्लड कंडीशन हुआ था। देन ड्रॉट है, सूखा। ठीक है, देन साइक्लोन, रिसेंटली ताउते जो कंडीशन हम देख रहे हैं वो साइक्लोन है। देन फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर देखा जाए तो बोथ नेचुरल डिजास्टर भी है, और साथ में ये अपन इसको मैन मेड डिजास्टर्स में भी पढ़ेंगे। क्योंकि अगर लाइटनिंग कंडीशन हुई है, कोई इवेंट हुआ है कि साहब बिजली गिर गई और उसके कारण सूखे पत्तों के अंदर आग लग गई, तो वो फॉरेस्ट फायर आपकी हो जाएगी नेचुरल डिजास्टर। और अगर किसी कैंप फायर से या ह्यूमन एक्टिविटी के कारण फॉरेस्ट में आग लगती है, तो वो आपके मैन मेड डिजास्टर्स में आएगा। ठीक है, देन ये जो टोटल आपके फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, ड्रॉट, साइक्लोन एंड फॉरेस्ट फायर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके सिलेबस में है। ठीक है, ये कुछ और हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हीट वेव्स हैं। जैसे गर्मियों में अभी टाइम अपना वैसे तो समर्स का है। ठीक है, बट ये ड्यू टू साइक्लोन हमारी रेनफॉल हो रही है। बट समर्स में जैसे लू चलती हैं, गर्म हीट वेव्स चलती हैं, तो वो एक तरह का डिजास्टर है। कई बार बहुत ही अत्यधिक गर्मी की कंडीशंस हो जाती हैं, जिसके कारण क्या है कि लोग बीमार हो जाते हैं। तो हीट वेव्स हो गया। ऐसे ही सर्दियों में जो कोल्ड वेव्स चलती हैं। ठीक है, देन स्नो एवलांचेस। स्नो एवलांचेस अपने आते हैं, जैसे हिमस्खलन है जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, जैसे कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया। स्पेसिफिकली लद्दाख रीजन जो है वहाँ पे जो हिमस्खलन आता है, तूफान आते हैं, उसके वो आपका हो जाता है कि जैसे हिम खिसक खिसक गई, जैसे लाइटनिंग है। ठीक है, अभी न्यूज़पेपर में आपने देखा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आसाम में लगभग 18 टू 20 एलिफेंट्स जो हैं वो मर गए इस लाइटनिंग के कारण। ठीक है, बिजली गिर गई उनके ऊपर और उनकी डेथ हो गई। तो ये लाइटनिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर और ये नेचुरल डिजास्टर का पार्ट। ठीक है, ऐसे ही बात करेंगे, अपना सिलेबस में भी है जियोलॉजिकल डिजास्टर कि अर्थ के अंदर, अर्थ के इंटीरियर में कुछ एक्टिविटीज चलती रहती हैं। ठीक है, और उन एक्टिविटीज और एनर्जी जनरेशन के कारण अर्थ के इंटीरियर से अर्थक्वेक, सुनामीज, लैंडस्लाइड्स और वॉल्केन इरप्शंस, ये चार तरह के जो डिजास्टर्स हैं वो क्रिएट होते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एनर्जी विद इन द अर्थ। ठीक है, तो उन सबको हम कहेंगे जियोलॉजिकल या भूगर्भीय डिजास्टर्स। ठीक है, ऐसे ही है मैन मेड डिजास्टर, ये चारों अपने सिलेबस में हैं। जैसे इंडस्ट्रियल हजार्ड्स है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल भोपाल गैस ट्रेजेडी है, चेरनोबिल एक्सीडेंट है। ठीक है, ऐसे बहुत से और डिजास्टर की स्टडीज हैं, मैं वो भी शेयर करूंगा जब अपन इस पर बात करेंगे। देन पावर ब्रेकडाउन्स हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सर पावर ग्रिड फेल हो गया और एकदम से पावर ब्रेकडाउन हो गए। अब पावर ब्रेकडाउन से इस पावर पे जो भी इंडस्ट्रीज हैं, या फिर फॉर एग्जांपल हेल्थ, आज के टाइम में जैसे एपिडेमिक जो फैल रखा है, और जो इंसान का या फिर जितने भी इवन अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उनकी ओवर डिपेंडेंस है पावर के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पे। अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो बंद हो गई, ठीक है, किसी भी कारणवश और वो दुरुस्त नहीं हुई, तो कितने टाइम तक आप अपने जनरेटर्स पे डिपेंड होंगे। तो कहीं ना कहीं इसका भी अल्टीमेट रिजल्ट होता है ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी पे। ठीक है, ऐसे ही ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में दोनों ही इंक्लूड होंगे, दोनों क्या तीनों ही कह सकते हो आप। रोड एक्सीडेंट्स हैं, रेल एक्सीडेंट्स कह सकते हो आप इसको, साथ ही साथ जो वाटरवेज हैं। ठीक है, शिप है, शिप डूब गया, ठीक है, उसके कारण जो भी नुकसान हुआ,
तो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में आप कह सकते हैं उसको, ठीक है। और वो फायर हैजार्ड वापस से इधर आ गया है, ठीक है, कि जैसे मैन जैसे कुछ गए फॉरेस्ट में कैंप फायर के लिए, और वहाँ पे कैंप फायर से इफेक्ट होके आपके जो जंगल है उसमें आग लगी, तो ये आपके फायर एक्सीडेंट्स में आएगा या फायर हैजार्ड कह सकते हो। तो बेसिकली ये अपना सारे जितने भी टाइप से अपने डिजास्टर्स हैं जो हमारे कोर्स में हैं, तो ये सारे ना टाइप्स हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपन ड्रॉट से, ठीक है, सॉरी मेट्रोलॉजिकल जो डिजास्टर है उससे। तो ये मैंने कुछ दो डेफिनेशंस यहाँ पे नोट डाउन करी हैं। फर्स्ट है हाइड्रोमेट्रोलॉजी, ठीक है। जब हम हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर की बात करेंगे तो सबसे पहले बीइंग अ स्टूडेंट ये हमें ध्यान होना चाहिए कि हाइड्रोमेट्रोलॉजी एज अ वर्ड होता क्या है। तो ये हाइड्रोमेट्रोलॉजी एक तरह की ब्रांच है, एक तरह की शाखा है मेट्रोलॉजी कह सकते हो, या क्लाइमेटोलॉजी। देखिए जो क्लाइमेटोलॉजी मतलब ये है कि जो अपने क्लाइमेट से रिलेटेड जो स्टडी है, ठीक है, उसका ही एक पार्ट है, वो आपके मेट्रोलॉजी है। तो हाइड्रोमेट्रोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेट्रोलॉजी और हाइड्रोलॉजी दैट स्टडीज द ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड एनर्जी बिटवीन द लैंड सरफेस एंड द लोअर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जो हाइड्रोमेट्रोलॉजी एक तरह की स्टडी है जो मेट्रोलॉजी और हाइड्रोलॉजी दोनों का ही पार्ट है, क्योंकि दोनों का ही मेन इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहता है। और ये किस बात की स्टडी करती है? ट्रांसफर ऑफ वाटर, कि पानी जो है उसका ट्रांसफर, पानी और एनर्जी, ठीक है। क्योंकि जो भी जैसे साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन अपने आप में एक एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, अपन जब इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड एनर्जी बिटवीन द लैंड सरफेस, किसके बीच में होगा? लैंड सरफेस एंड द लोअर एटमॉस्फेयर। अब जब जैसे लैंड सरफेस और लोअर एटमॉस्फेयर, क्यों? क्योंकि अभी फ्लड अगर, आया है सर महाराष्ट्र में। हाँ जी, हाँ, तो अभी जैसे जो साइक्लोन आया है, ठीक है, तो वो भी हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर है। प्लस असर किस पे डाल रहा है भाई? देखो, जब तक कोई डिजास्टर ह्यूमन पॉपुलेशन को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है, तब तक हम उसको ऐसा मानते हैं कि भाई चलो डिजास्टर नहीं। ऐसा एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है, कि असर ये डाल रहा है लैंड सरफेस पे। दूसरा, इसका जो जनित हुआ है वो लोअर एटमॉस्फेयर। अब बात आती है ये एटमॉस्फेयर क्या है? क्या यहाँ पे लोअर एटमॉस्फेयर क्या ही क्यों रेफरेंस आया है? क्या आप में से कोई डिफाइन करेगा व्हाट इज एटमॉस्फेयर? देखिए, अपने जितने भी क्लाइमेटिक इवेंट्स अर्थ सरफेस पे हो रहे हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी, क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है, रेनफॉल, हेलस्टॉर्म, बरसात हो रही है, या फिर आपके ओलावृष्टि हो रही है, या लाइटनिंग हो रहा है, मतलब जो भी बिजली कई बार बिजली चमकती है, ठीक है, डस्ट स्टॉर्म्स आ रहे हैं, ठीक, ये सारे जो इवेंट्स हैं, ठीक है, ये आपके लोअर एटमॉस्फेयर में। अब सबसे पहली बात है एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या है कि आ, अपनी अर्थ सरफेस को आउटर रेडिएशन से बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर है। सिंपल सा फंडा है कि अपने जो अर्थ है उसको बाह्य जो है, आउटर जो अपना जो यूनिवर्स कह सकते हो वहाँ से, प्लस जो सन्स की हार्मफुल रेडिएशंस है उनसे बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर है। तो इस सिंपल फॉर्म में एटमॉस्फेयर इज अ थिक गैसियस एनवलप दैट सराउंड्स अर्थ, ठीक है, एक ऐसा लेयर है, एक ऐसा आप कह सकते हो एनवलप कह सकते हो, ठीक है, जो पूरे अर्थ को चारों तरफ से सराउंड किए हुए। और सिंपल सा है कि एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ और गैस, एक गैसियस एनवलप किसको क्यों कहा गया है कि एक ऐसा एनवलप है, एक ऐसा आवरण कह सकते हो, ठीक है, जिसमें खूब सारी जो गैसें हैं वो मिक्स हो रखी हैं, और इन सारी गैसों ने मिलके इस पृथ्वी को बाह्य जो है अदर जो आपके एक्सटर्नल रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन कह सकते हैं हार्मफुल, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल
एनवलप की बात आई है कि जैसे फॉर एग्जांपल, अभी तो खैर अब टाइम ही नहीं रहा, वक्त ही नहीं रहा है ये चिट्ठी पत्री लिखने का। पहले के लोग जो भी अपने सीनियर्स थे वो चिट्ठी लिखा करते थे, उसको एक एनवलप में मतलब पैक करके वो पोस्ट किया करते। अब वो एनवलप क्यों मदद करता था? उस चिट्ठी की जो गोपनीयता थी, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता था। वैसे ही जो गैसेस हैं अपने एटमॉस्फेयर में, वो एनवलप की तरह वर्क करती हैं अपने एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करती हैं। अब आते जो एटमॉस्फेयर आपने अपने स्कूल डेज में भी पढ़ा होगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कुछ लेयर्स हैं, ठीक है, जैसे लोअर लेयर है ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, देन आयनोस्फियर और लास्ट में थर्मोस्फियर, ठीक है। ये कुछ लेयर्स हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ जो हायरार्किकल ऑर्डर बताया है मैंने, वो असेंडिंग ऑर्डर में है कि सबसे नीचे लेयर है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ओजोन लेयर है जो अपने सरफेस को प्रोटेक्ट करती है, उसके ऊपर देन मेसोस्फियर है, ठीक, उसके बाद देन आयनोस्फियर और थर्मोस्फियर। तो जो सबसे नीचे वाली लेयर है ट्रोपोस्फियर, उसको हम कहते हैं लोअर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में तो सब कुछ आएगा, चारों पांचों लेयर्स आएंगी, लेकिन जो सबसे लोअर जो लेयर है वो अपनी ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? लोअर एटमॉस्फेयर। और ट्रोपोस्फियर एक ऐसी लेयर है जिसमें सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो अपने पृथ्वी पे जितनी भी जो मौसमीय घटनाक्रम होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बादलों का निर्माण, ठीक है, बादल का फॉर्मेशन हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, देन रेनफॉल हो गई, ठीक है, देन आपके हेलस्टॉर्म हो गई, थंडर क्लाउड जो थंडर होता है वो हो गया, देन डस्ट स्टॉर्म्स हो गए, ठीक है, देन लाइटनिंग हो गया, ठीक है। ये सारी जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं जो हमारे किसको इफेक्ट कर रहे हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं, हमें हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारे घटनाक्रम अपने लोअर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका लोअर एटमॉस्फेयर वर्ड है वो यूज किया गया, समझ के। तो हाइड्रोमेट्रोलॉजी एक तरह की स्टडी है जो क्या करती है कि इस बात का की पढ़ाई करती है जिसमें ट्रांसफर ऑफ वाटर, पानी और एनर्जी का ट्रांसफर होता है लैंड और लोअर एटमॉस्फेयर। ये हाइड्रोमेट्रोलॉजी हो गया। दूसरा है हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर। ये वो डिजास्टर होते हैं विच आर कॉज बाय एक्सट्रीम मेट्रोलॉजिकल और क्लाइमेटिक इवेंट्स सच एज फ्लड्स, ड्रॉट्स, हरिकेन्स, टॉर्नेडो, साइक्लोन्स एक्सेट्रा। ये सारे जितने भी डिजास्टर्स हैं उन सबके नाम लिख देने हैं, और विच कॉज वाइड स्प्रेड लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द इफेक्टेड रीजन, ठीक है। तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि इन सारे डिजास्टर के नाम याद कर लो, और वो डिजास्टर जो वाइड स्प्रेड लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द इफेक्टेड रीजन्स, ठीक है। ये अपना हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर का होगा। अब बात आती है सबसे पहले ड्रॉट, सूखा, ठीक है। Drought is a temporary reduction in water or moisture availability significantly below the normal or expected amount for a specific period, ठीक है। ये डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन, इसको आप मेमोराइज कर सकते हो कि ड्रॉट क्या है? एक तरह का टेम्परेरी रिडक्शन इन वाटर है। टेम्परेरी वर्ड है कि कुछ टाइम के लिए पानी की अनुपलब्धता, ठीक, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पानी आपके पास में उपलब्ध नहीं है, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद में उपलब्ध होगा। तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? अपन ड्रॉट कंडीशंस वाले, ठीक है। ड्रॉट इज ए टेम्परेरी रिडक्शन इन वाटर और मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, ठीक है, सिग्निफिकेंटली बिलो द नॉर्मल और एक्सपेक्टेड अमाउंट फॉर अ पर्टिकुलर। अब ये कैसे है कि भाई पानी तो है बट उस एक पर्टिकुलर टाइम में पानी उपलब्ध नहीं था, ठीक है, या उपलब्ध था तो बहुत कम था, जितनी ज़रूरत होनी चाहिए थी। अब ड्रॉट की जब बात आ रही है वो सीधे सीधे ये है कि भाई आपके जो प्लांट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर टाइम में पानी चाहिए। जो आपकी जो क्रॉप्स कहते हैं, प्लांट्स में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं हम क्रॉप की, जो हमारे जो भी अनाज जो हैं, जो फसलें हैं, ठीक है। सीधे सीधे ड्रॉट का डायरेक्टली जो हमारा जो रेफरेंस है हम बात करेंगे वो सीधे सीधे फसल को लेके बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर प्लांट, एक पर्टिकुलर फूड क्रॉप है, उसको पानी चाहिए,
ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट पानी चाहिए। अब वो जब उसको पानी चाहिए था क्रॉप को, उस वक्त पानी की उपलब्धता नहीं हुई, ठीक है, और कुछ टाइम बाद में हो गई, तो उसकी जो ज़रूरत जिस वक्त होनी चाहिए थी 1 या 2 हफ्ते तक, उस वक्त उसको पानी उपलब्ध नहीं मिला और सब वो पौधा जो था वो ख़त्म हो गया। अब उसके बाद में खूब अच्छी बरसात हुई, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हम ये करेंगे कि ड्रॉट कंडीशंस क्रिएट हो गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाई पावर कमिटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, according to high powered committee on disaster management report, any lack of water to satisfy the normal needs of agriculture, livestock, industry and human population may be termed as drought। तो ये है कि भाई सबसे पहले तो ड्रॉट का असर किस पे पड़ेगा, आपके एग्रीकल्चर पर, क्योंकि अपने क्रॉप्स फेलियर हो जाएंगी। फिर क्योंकि एग्रीकल्चर पर असर पड़ रहा है, तो यहाँ से जो भी प्रोड्यूस होगा वो किसको इफेक्ट करेगा, वो आपके लाइफ स्टॉक है, जितने भी पशुधन हमने जो पाल रखा है, ठीक है, पालतू पशुधन है, उसको असर पड़ेगा। उसके बाद में जब ये एग्रीकल्चर फेल हो गया, लाइफ स्टॉक फेल हो गया, तो बाद में आपके इंडस्ट्री और ह्यूमन पॉपुलेशन को असर पड़ना है। ठीक है, तो ये दूसरी डेफिनेशन है, एनी लैक ऑफ वाटर टू सेटिस्फाई द नॉर्मल नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, livestock, industry or human population may be termed as drought. This condition occurs either due to inadequate of rainfall or lack of irrigation facilities, under exploitation or deficient availability of water for meeting the normal crop requirements in the context of the agroclimatic condition prevailing है। ठीक है, इतने में नहीं जाना आपको, लिमिटेड जो है कि ड्रॉट जो बेसिकली है, जो सूखा है, वो बेसिकली अब हाँ, एक बात ये है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है, ये सबसे पहली बात है कि जब सूखे की बात कर रहे हैं तो अपन सबसे फर्स्ट पॉइंट पे जो बात होगी वो हमारी फेलियर ऑफ क्रॉप्स होगी, कि जो हमारे कृषि है वो खत्म हो गई उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर ईयर के लिए। ठीक है, तो अपनी जो इंडियन एग्रीकल्चर है, भारत में जो कृषि है, वो डायरेक्टली किस बात पर डिपेंड करती है, उन्हें मानसून पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब ये मानसून क्या है, भारत में जो भी जिस टाइम ये जो रेनफॉल आ रही है, जो वर्षा हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है, उस वर्षा के सिस्टम को हमने मानसून नाम दिया, मानसून। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अपने यहाँ पे जो भी रेनफॉल हो रही है, दो तरीके से पूरे भारतवर्ष में या इंडिया के अंदर आप कह सकते हो कि दो तरीके से या दो सिस्टम से हमें रेनफॉल मिलती है। एक तो है दक्षिण पश्चिम जो सिस्टम है मानसून का, ठीक है, साउथ वेस्ट रेनफॉल। तो आप कह सकते हो कि 75% ऑफ इंडिया जो है, 75% जो इंडिया का लैंड मास है, उसको दक्षिण पश्चिम मानसून से मानसून मतलब वर्षा प्राप्त होती है। और आप मान सकते हो कि 20% या 25% कह लो कि जो रेनफॉल है, ठीक है, वो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट मानसून से सॉरी साउथ वेस्ट मानसून से अपन को मिलती है। पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में एक तमिलनाडु वाला जो रीजन है, उसको विंटर्स में सर्दियों के अंदर वर्षा मिलती है, और बाकी पूरे इंडिया को क्या आएगी, आपको समर्स में रेनफॉल मिलेगी। ठीक है, तो ये हाई पावर कमिटी ने ऐसे डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, देयरफॉर देयर इज अ ड्रॉट। अब ये बात है, अब इसमें एक वर्ड और आया है, वो है एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रिवेलिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, अब चलते चलते इसको भी देख लेते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या हो। देखो, हर रीजन, क्योंकि भारत देश बहुत ही बड़ा एरिया वाइज काफ़ी एक्सटेंड है, उसका एरियल एक्सटेंड बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हर रीजन, हर क्षेत्र का अपने अलग तरह की वहाँ पे क्लाइमेट होता है, अलग तरह का वहाँ पे जो भी कहते हैं कि टेम्परेचर कंडीशंस वहाँ पे अलग होंगी। ठीक है, वहाँ पे मॉइस्चर कंडीशंस वहाँ पे अलग होंगी, वहाँ की जो अवस्थिति, जो लोकेशन के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें दो एग्जांपल हमने इसमें ले रखे हैं। एक तो है जैसलमेर, अपन राजस्थान में रह रहे हैं, जैसलमेर की स्थिति कुछ अपने जैसलमेर बाड़मेर से अपनी क्लास में भी काफ़ी बच्चे होंगे। और एक है इसमें दे रखा है बोलंगीर और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा, उड़ीसा ईस्टर्न कोस्ट पे है। ठीक है, तो अब देखो अवस्थिति भी बात करती हैं
कि लोकेशन, किसी प्लेस की लोकेशन जो है वो डिसाइड करेगी कि कितने अमाउंट ऑफ रेनफॉल अगर वहाँ पे होती है तो वो सही है, और उससे अगर कम होती है तो वहाँ पे ड्रॉट कंडीशंस है। जैसलमेर में सबको पता है कि सबसे बरसात कम होती है, ठीक है, वहाँ पे जो एवरेज जो रेनफॉल है वो 200 मिलीमीटर है। अगर 200 मिलीमीटर रेनफॉल हो जाती है ना तो जैसलमेर में वारे न्यारे हैं, ठीक है मामला, ठीक है। उससे थोड़ी सी और ऊपर हो जाती है तो बड़ी अच्छी बरसात वहाँ पे मानेंगे आप, ठीक है। इतनी वर्षा के अंदर 200 मिलीमीटर वर्षा में वहाँ पे थोड़ा बहुत घास हो जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा कुछ वहाँ पे एग्रीकल्चर अपनी है नहीं, ठीक है। और उससे क्या होता है कि आपके वहाँ के जो भी लाइफ स्टॉक है, जो पशु हैं, वो अपना उनका काम चल जाएगा, ठीक है। और ह्यूमन बींग का भी अपना घास है, जैसे बाजरा है, ड्राई एग्रीकल्चर जो है वो वहाँ पे वो कर लेंगे, ठीक है। तो 200 मिलीमीटर रेनफॉल, therefore there is a drought in Jaisalmer if rainfall is not sufficient to grow grass or poultry कोर्स ग्रेन्स वेयर, हाँ ठीक है, 200 मिलीमीटर रेनफॉल वहाँ पे एवरेज है, और उससे अगर रेनफॉल कम होती है तो वहाँ पे ड्रॉट कंडीशंस, ठीक है। इसके जैसे अपोजिट दूसरा एग्जांपल हमने लिया है, बोलंगीर और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की एवरेज रेनफॉल 1000 मिलीमीटर है, ठीक है। और अगर 1000 मिलीमीटर से कम वहाँ पे रेनफॉल होती है तो वहाँ पे जो फसल जो उगती है वो चावल उगता है, ठीक है। तो वहाँ पे पैडी क्रॉप जो है वो मैच्योर नहीं होंगी या वो उग नहीं पाएंगी, और वहाँ पे ड्रॉट कंडीशन है, ठीक है। तो हर क्षेत्र की अपनी कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है, और वो वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो उनके एग्रीकल्चर, उनके जो कृषि है उसको असर करती हैं। तो जो कृषि और क्लाइमेट की जो मिक्स कंडीशंस होती हैं उनको हम कहते हैं एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। और ये एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन ही डिसाइड करेंगी, ठीक है, वहाँ पे कितनी अमाउंट रेनफॉल होती है, उससे अगर वो कम होती है, ठीक है, तो आपके वहाँ पे ड्रॉट कंडीशन क्रिएट। इतने में जैसे एक आइडिया के लिए भी एग्रो क्लाइमेट कंडीशन क्या है। अब अदर ट्राइब्स ऑफ ड्रॉट्स क्या है, ये टोटल 7 तरह के ड्रॉट हैं, ठीक है। टाइप वैसे डिटेल में नहीं ज़्यादा, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट हैं, ठीक है, देन हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट हो गया, एग्रीकल्चर ड्रॉट हो गया, सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट हो गया, सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट हो गया, और फेमीन और इकोलॉजिकल ड्रॉट हो गया, ठीक है। तो ये टोटल 5-7 तरह के ड्रॉट हैं। और अगर नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो फर्स्ट 4 ड्रॉट हैं, ये ड्रॉट आज के टाइम में एग्जिस्ट करते हैं, कई बार ड्रॉट कंडीशंस क्रिएट होती हैं, तो ये 4 तरह के ड्रॉट होंगे, ठीक है, मतलब 4 तरह सूखे, अलग अलग तरह के सूखे गिरेंगे। ये लास्ट के जो 3 ड्रॉट हैं ये हमारे आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करते। अब जैसे सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट, ठीक है, ये बिफोर इंडिपेंडेंस की बात कह सकते हो आप, सॉरी, ये 5th और 6th जो ड्रॉट है, ये सूखा है, ये आज़ादी से पहले के कंडीशंस क्रिएट होती थी। आज ये कंडीशंस हमारे हिंदुस्तान में क्रिएट नहीं होती, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, ठीक है, डेमोक्रेसी है, और जैसे भी किसी एरिया में सूखा पड़ता है, सूखे कंडीशंस क्रिएट होती हैं, तो वो वहाँ पे हेल्प करती है उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को, ठीक है, पानी उपलब्ध कराती है, चारा उपलब्ध कराती है, वहाँ के लोगों को रोज़गार देती है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक में ड्रॉट कंडीशन क्रिएट हो गई और वहाँ पे सब रोज़गार खत्म हो गया, लोग पलायन करके चले गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो उस रीजन के अंदर ड्रॉट मैनेजमेंट आगे अपन टॉपिक आएगा, ड्रॉट मैनेजमेंट और मिटिगेशन जो स्टेप्स हैं गवर्नमेंट के, उसके कारण ये सोशियो इकोनॉमिक और फेमिन कंडीशंस है ना आज के टाइम में क्रिएट नहीं होती हैं, ठीक है। अब आती है कि इकोलॉजिकल ड्रॉट क्या है। इकोलॉजिकल ड्रॉट साहब ये होगी साहब, क्योंकि किसी भी एरिया में ड्रॉट कंडीशन क्रिएट होती हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, उनको रोज़गार दे देगी, उनको पानी उपलब्ध करा देगी, लाइफ स्टॉक उनके जो क्योंकि पानी उपलब्ध उनको कराएगी तो वो अपने जो पालतू पशु उनको पानी दे देंगे, ठीक है। अब ये कहीं 2-3-4 साल लगातार बरसात नहीं हुई है तो वहाँ की जो पर्यावरण है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब ड्रॉट का, जब सूखे का असर वहाँ के पर्यावरण पर पड़ेगा या वहाँ के वन्य जीवों में पड़ेगा, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल ड्रॉट, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होगा, तो इकोलॉजिकल ड्रॉट होगा, ठीक है। वैसे ये आपको सिर्फ ये टाइप्स ऑफ ड्रॉट हैं, इनको ध्यान रखने का है, उसके डिटेल में अपने को नहीं जाना, क्योंकि टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब
वो स्पेसिफिकली इसमें नहीं है, नाम ध्यान होना चाहिए। देन अदर कॉजेज ऑफ ड्रॉट, कि सूखे के क्या कारण है, ठीक है। ड्रॉट इन इंडिया अकर इन द इवेंट ऑफ वीक साउथ वेस्ट मानसून, बताया ऑलरेडी कि भारत के अंदर जो वर्षा हो रही है वो दो सिस्टम से हो रही है। देखो, रेनफॉल के सिस्टम को अपन ने नाम दे रखा है मानसून, ठीक है। तो भारत में जो वर्षा हो रही है दो सिस्टम से हो रही है, एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है, प्लस एक दूसरा दक्षिण पूर्वी मानसून से, ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी से सिर्फ और सिर्फ अपने तमिलनाडु जो है उसको रेनफॉल मिलती है। तमिलनाडु में क्या है, गर्मियों में रेनफॉल नहीं होती है, वहां पे सिर्फ विंटर्स में रेनफॉल होती है, सर्दियों में रेनफॉल होती है, ठीक है। तो drought in India occurs in the event of weak southwest monsoon. A weak monsoon results in deficient rainfall and drought occurs. भी अगर साउथ वेस्ट मानसून वीक हो गया, ठीक है, और वो उससे दक्षिण पश्चिम मानसून से कम बरसात हुई है, ठीक है, और उसके कारण क्या है कि हमारे इंडिया में जो है वो ड्रॉट कंडीशंस क्रिएट होगी। अब ये है कि एक दूसरा और मैं इसमें बात चलते बता दूं कि अपना जो इंडियन एग्रीकल्चर है, तो इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल बेस्ड इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। अभी भी 21वीं सदी में आके भी जो हिंदुस्तान का जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, पहली बात तो। इसका ये मतलब ये है कि लार्ज मास ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ की लार्ज नंबर ऑफ जो लोग हैं या यहाँ के बाशिंदे हैं, ठीक है, वो क्या है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। रफली, एग्जैक्ट नहीं पता, बट रफली 63% ऑफ पॉपुलेशन है जो है वो अभी भी अपनी एग्रीकल्चर बेस्ड, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये मानसून पे ही डिपेंड है, जो इतनी ज़्यादा जो में लार्ज एक्सटेंट ऑफ एरिया जो है जो हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड है, ठीक है, और वो मानसून पे डिपेंड है, क्योंकि अपने पास में अदर सोर्स ऑफ जो इरिगेशन है, ठीक है, वो हमारे डेवलप नहीं है। जैसे कैनल्स हैं, ठीक है, वो इतने डेवलप नहीं है जिसमें अगर मानसून फेल हो जाए तो हम आर्टिफिशियली जो अपने क्रॉप्स हैं, ठीक है, उनको हम इरीगेट करते हैं। तो इसलिए हम जैसे ही मानसून गड़बड़ हुआ और वैसे ड्रॉट कंडीशन हमारे क्रिएट हो, ठीक। अ वीक मानसून रिजल्ट्स इन डेफिशिएंट रेनफॉल एंड ड्रॉट अकर्स। ड्रॉट ऑल्सो अकर ड्यू टू लेट अराइवल और अर्ली विड्रॉल ऑफ मानसून। ये और देखेंगे कि बरसात आई तो है लेकिन वो देरी से आई या फिर जल्दी चली गई, रेनी सीजन, ठीक है, उसके कारण ड्रॉट कंडीशन क्रिएट हो जाती हैं। Prolonged breaks in the monsoon during rainy season also results in droughts. Although a drought may occur at any time and in any part of the country, and most of the drought-prone areas are those having marginal rainfalls and high variability of rainfalls, ठीक है। तो ये ड्रॉट किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, अपन ड्रॉट कौन आगे एरियाज हैं वो भी इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। दूसरा, किसी भी टाइम और किसी पार्ट में भी ड्रॉट कंडीशन क्रिएट हो सकती हैं। कुछ तो वाकई में हर साल ही ड्रॉट कंडीशंस होती हैं, जैसे सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, डेक्कन ट्रैप्स के वहाँ पे रेगुलर ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, बरसात होती नहीं है वहाँ पे क्योंकि इनकी जोग्राफिकल लोकेशन ही ऐसी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ ड्रॉट प्रोन एरियाज आर दोज हैविंग मार्जिनल, की बहुत ही सीमांत, मतलब मार्जिनल, मतलब कम बरसात होती है, एवरेज रेनफॉल्स होती हैं और यह बरसात होती नहीं है, उस कारण इनको हम ड्रॉट प्रोन एरियाज कहते हैं। अब ये हैं चार, कह सकते हो, कॉजेज सूखे के। बेसिकली ये चार कॉज हैं, चार कारण हैं। सबसे पहले डेफिशिएंट रेनफॉल, कि बरसात की कमी। दूसरा पॉइंट है डिले इन ऑनसेट। सेकंड पॉइंट है डिले इन ऑनसेट, कि जब बरसात आई है उसके आने में देरी हो जाना, ठीक है। तीसरा है टाइमली ऑनसेट एंड सडन ब्रेक, कि बरसात आई तो टाइमली थी लेकिन कुछ टाइम बरसात हुई और एकदम से सडन ब्रेक आ गया, ये आगे डिटेल देखेंगे। और चौथा है आपके अर्ली विड्रॉल, कि जल्दी आई, टाइमली थी, सब कुछ सही हो गया लेकिन जल्दी वापस चली गई बरसात, ठीक है। अब आते हैं सबसे डेफिशिएंट रेनफॉल की बात करें। A drought occurs when the rainfall is less than 75% of the normal। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से कुछ जैसे भरतपुर की बात करें अपनी, ठीक है, पिछले 10 to 15 या 20-30 ईयर्स में, ठीक है, वहाँ पे कैसी रेनफॉल हो रही है,
तो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये उस चीज़ की स्टडी करता है और एक एवरेज रेनफॉल निकालते हैं, यहाँ पे इतनी एवरेज रेनफॉल होती है। अब उस एवरेज रेनफॉल में सिर्फ 75% से कम रेनफॉल हुई। जैसे मान लो किसी भी एरिया की जैसे अपन ने उसकी बात करी थी 100 मिलीमीटर रेनफॉल की बात करी थी उड़ीसा में कोरापुट डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। तो मान लो कि 100 मिलीमीटर से की जगह उसकी वहाँ पे 600 मिलीमीटर बरसात हो गई और फिर बाद में बरसात नहीं हुई, तो ऐसे कंडीशन को डेफिशिएंट रेनफॉल कहेंगे। पानी तो बरसात हुई लेकिन उतनी रेनफॉल के अंदर वहाँ पे जो क्रॉप जो थी, जो भी क्रॉप वहाँ पे ग्रो कर रहे थे वो फेल हो गई, ठीक है। तो वैसी कंडीशन को पास आपका पानी भी उपलब्ध है पीने के लिए, सब कुछ है, बट आपकी जो क्रॉप्स हैं वो फेल हो गई, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डेफिशिएंट रेनफॉल। अ ड्रॉट अकर्स व्हेन द रेनफॉल इज लेस देन 75% ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, डेफिशिएंट रेनफॉल। सेकंड है डिले इन ऑनसेट, maximum of 3 weeks from the normal date of arrival for a given region है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 जून को जो मानसून है, मानसून विंड्स जो हैं वो आपके इंडियन जो कोस्ट है उसको हिट कर जाएंगे। एक नॉर्मल एक डेट है, ठीक है, जो पिछले जब से भी इसको स्टडी चल रही है क्लाइमेट की, आपके रेनी सीजन की, ठीक है, तब से ही एक फिक्स डेट है कि जब 1 जून, ठीक है, वो आपकी जो मानसून रेंज हैं वो आपको जो केरला कोस्ट है उस पर आपके हिट कर जाएंगी। अब 1 जून की जगह, ठीक है, वो अगर 3 हफ्ते लेट आता है मानसून, कुछ कंडीशंस ऐसी क्रिएट हो गई कि मानसून विंड्स जो है वो इंडियन कॉन्टिनेंट की या सब कॉन्टिनेंट की तरफ नहीं बह पाई, ठीक है, नहीं फ्लो कर पाई, और वो आपके 3 वीक्स लेट आया। 1 जून की जगह वो अगर 20-25 जून को आता है, ठीक है, अब मॉनसून का ऑनसेट ही आपके जो लैंडमास है उस पर नहीं हुआ, जैसे का 3 वीक लेट हो गया तो वो आगे आपके जो जैस सॉरी अपर जो लैंडमास है, जैसे अपने राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान में अगर नॉर्मल अगर जैसे डेट देखें कि 1 जून को तो अपने केरला में हिट हुआ और 15 जून को वो राजस्थान में एंटर करेगा। अब क्या हुआ कि सर 3 वीक्स, कई बार 1 वीक या 2 वीक भी आपका मानसून लेट हो गया। मान लो फॉर एग्जांपल 15 जून है, तब वो आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करे, 15 दिन लेट हो गया। अब वो एंट्री में 15 दिन लेट हो गया, तो 15 जून की जगह वो 30 जून को या 1 जुलाई जो है उसको वो राजस्थान में एंटर होगा। तो वो जो एक ग्रोइंग सीजन है क्रॉप का वो आपके खत्म हो गया, ठीक है। लोगों ने अपने जो क्रॉप्स हैं ग्रो नहीं करी, 15 to 20 डेज अगर क्रॉप्स लेट ग्रो करी है तो क्रॉप उग भी जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, बट वो क्या होगा, हो सकता है जर्मिनेट नहीं करे, हो सकता है उसके अंदर जो फलियां हैं वो नहीं आए, ठीक है। तो उसके कारण भी, और खूब अच्छी रेनफॉल हो रही है बट लेट ऑनसेट हुआ, ठीक है, उसके कारण भी आपके ड्रॉट कंडीशंस हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। थर्ड है टाइमली ऑनसेट एंड सडन ब्रेक है। ऑनसेट टाइमली हो गया, 1 जून को जो मानसून रेंज है वो इंडिया में एंटर कर गई, ठीक है, और टाइमली सब बरसात हो रही है, सब जगह पहुंच भी गया, बट एक जब एक रेन फॉल हो गया, 2 रेन फॉल हो गई, उसके बाद में एकदम से 1 से 2 वीक का ब्रेक आ गया, ठीक है, बरसात नहीं हुई, क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी चीजें, बरसात नहीं, उसके बाद में खूब बरसात हो रही है, तो टाइमली ऑनसेट और सडन ब्रेक है, ठीक है। उसके कारण आप मैक्सिमम ब्रेक ऑफ 2 वीक्स आफ्टर द टाइमली ऑनसेट ऑफ द मानसून, ठीक है। उसके कारण आपके ड्रॉट कंडीशंस हैं, पानी उपलब्ध है, बट ये है कि आपकी क्रॉप्स हैं उनको, क्योंकि सारी जो अपनी क्रॉप्स हैं मोस्ट ऑफ जो एरियाज हैं वो क्या है, रेन फेड हैं, ठीक है, बरसात पे डिपेंड है, तो उसके कारण क्या है कि आपका उनको इरीगेशन फैसिलिटी मिल नहीं पाई और ड्रॉट कंडीशन क्रिएट हो गई। अर्ली विड्रॉल, ठीक है, द ड्रॉट अकर्स व्हेन द मानसून विड्रॉज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया बाय द लास्ट वीक ऑफ अगस्त है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, अपन राजस्थान की बात करें कि जो
रेनफॉल है वो क्या होता है कि विड्रॉ होती हैं लास्ट वीक ऑफ अगस्त और या फिर 1 सितंबर है तो आपके वहाँ से विड्रॉ करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि साहब अगस्त के मिड में ही या मान लो जुलाई के एंड में के बाद में रेनफॉल ही नहीं हुई, ठीक है। जुलाई के एंड में ही वो विड्रॉ कर गया, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं अर्ली विड्रॉल है, ठीक है। इसके मैं कुछ आपको विड्रॉल एंड ऑनसेट ऑफ जो साउथ वेस्ट मानसून है इसका मैप मैं आपको शो करूंगा, ठीक है। और उसमें आपको थोड़ी स्थिति ज़्यादा ठीक है। तो ये अपना अब तक अपने पढ़ा है टाइप्स ऑफ डिजास्टर, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स अपने नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर देखे, फिर अपन ड्रॉट जो है उस टॉपिक को स्टार्ट किया है, टाइप्स ऑफ ड्रॉट देखा है, कॉजेज ऑफ ड्रॉट देखा, ठीक है। इसको आप स्टडी कीजिएगा, कल अपन नेक्स्ट लेक्चर में इम्पैक्ट्स ऑफ ड्रॉट्स, ठीक है, और मिटिगेशन ऑफ ड्रॉट्स हैं वो स्टडी। कोई क्वेश्चन है इसमें आपके? ओके, कल मिलते हैं फिर। ओके सर।